जो बाबा साहब के ऊपर दूसरे लोगों की जो नज़र थी, जो विरोधी लोग जो भी कुछ बाबा साहब के प्रति सोचते थे, उनको लेके सुरक्षा के लिए पाबंद तो हो गए थे, लेकिन उनका विश्वास था समता सैनिक दल के ऊपर। ये मेरे समता सैनिक दल ही मेरे जान की रक्षा करेंगे। तो कि यदि अनुसूचित जाति का सदस्य बौद्ध धर्म ग्रहण कर ले, अपने बौद्ध धर्म में लिखता है, और यदि अनुसूचित जाति का है तो उसको उनकी सारी फैसिलिटी बरकरार रहेंगी, उसके आरक्षण वाली फैसिलिटी समाप्त नहीं होगी। सभी बौद्धों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपने जो अभी 2021 की जो जनगणना आएगी, उस जनगणना के अंतर्गत मतलब अपना जो जहाँ धर्म का कॉलम है वहाँ पे बौद्ध धम्म बौद्ध लिखे, लिखे, जी जी, बौद्ध धम्म लिखे और बौद्ध धम्म की संख्या बढ़ाए। संख्या बढ़ाए, और संख्या जैसे बढ़ेगी तो उस हिसाब से हमारी फैसिलिटी भी बढ़ेगी बिल्कुल। और इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन भी होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं आयुष्मान धम्मरतन सोमकोर साहब से। धम्मरतन सोमकोर साहब एक्चुअल इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग के साथ साथ में वो सोशल में भी बहुत एक्टिव है। और आप भारतीय बौद्ध महासभा में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है और ट्रस्टी भी है। तो बौद्ध धम्म पर हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है उनके माध्यम से। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साहब से पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आप भारतीय बौद्ध महासभा से कैसे जुड़े, मतलब थोड़ा सा ये जानकारी चाह रहे थे। ये सर, बाबा साहब ने 1954 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। हम लोग जिस गांव से जुड़े हैं उस समय भारतीय बौद्ध महासभा का नाम भर सुना था। कोई भी प्रोग्राम होता था तो ये भारतीय बौद्ध महासभा के ग्रसित करती थी। उस समय से एक जिज्ञासा थी कि भारतीय बौद्ध महासभा क्या होती है। जैसे समझ आया, इस स्थिति तक पहुँचे तो उसमें कई ग्रुप भारतीय बौद्ध महासभा के हुआ करते थे। लेकिन जब बाबा साहब ने ये संस्था क्यों बनाई, उनके वॉल्यूम की स्टडी की, उनके उद्देश्यों पे गए, तब हमें भी लगा कि अपने जो दिनचर्या है, अपनी सर्विस सेवाओं के साथ साथ में भी इस संगठन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने जो इस संगठन की कल्पना की थी उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हमारा एक उद्देश्य था, छोटा सा प्रयास था। इसलिए हम उस समय से करीबन मैं 15 सालों से इस संस्था से जुड़ा हूँ। पहले तो कोई ऐसी पदाधिकारी नहीं था, संस्था को उद्देश्य को समझते रहा। उसके बाद इस संस्था के पदाधिकारी बना, प्रदेश स्तर पे काम किया और अभी राष्ट्रीय स्तर पे भी नियुक्ति मिली है, वो मैटर अलग है। लेकिन ये संस्था भारतीय बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में साबित हो सकती है और बाबा साहब का यही एक उद्देश्य था। ये संस्था के माध्यम से वो चाहते थे कि आपके पूरे भारत देश में बौद्धों के स्कूल हो, विहार तो हो ही हो, विहार के साथ साथ में हमारे एक सेंटर बने, हमारे लोग इकट्ठा होने का धम्म केंद्र बने, हमारे स्कूल हो, हमारे अनाथालय हो, हमारे हॉस्पिटल्स हो, बुद्ध धम्म के रिसर्च सेंटर हो। तो ऐसे 10 उद्देश्य बाबा साहब ने बनाए थे कि इंडिया में ये सारी चीज़ चलती रहेगी। हमारा बुद्ध जो आपका भिक्षु का संगठन है, इसमें भी आवश्यकता हो तो भारतीय बौद्ध महासभा उसमें परिवर्तन कर सकती है। और भारतीय बौद्ध महासभा सारे आपके समाज को मान के आगे इस प्रकार से आपको किस तो दिशा में लेके जाना है, तो इसका भी एक बाबा साहब का एक संस्था के माध्यम से बहुत बड़ा प्रयास था। अच्छा अच्छा, 10 पॉइंट जो बाबा साहब ने इसमें निर्धारित किए थे, जो उद्देश्य या गोल थे, जी तो अभी वर्तमान स्थिति में भारत के अंदर में इसकी क्या स्थिति है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इस संस्था के बाबा साहब तो अध्यक्ष रहे। 1900 मतलब 54 में स्थापना हुई तो 56 तक तो रहे, 56 6 दिसंबर 56 तक तो रहे वो। जी हाँ। तो उस समय बाबा साहब ने केवल लिटरेचर बनाया, संस्था का संविधान बनाया और बौद्धों की पूजा पाठ विधि कैसी रहेगी, क्योंकि इस संस्था के माध्यम से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि ये हमारा सर्टिफिकेशन कैसा होगा, बौद्धों की आइडेंटिटी कैसी होगी, बौद्ध संस्कृति कैसे फैलेगी, इस पे उन्होंने ज़्यादा काम किया, ऑफिशियल ज़्यादा काम किया। तो बर्मा में रह के उन्होंने जो आजकल हमारी जो विधि है, लग्न विधि है, संस्कार विधि है, ये तैयार की। गुणरत्न भंते उनके एक दोस्त थे, उनके ज़रिए से
बर्मा से पूरे कैसेट चलाए, एक किताब लिखी उन्होंने। और उस किताब को भी उन्होंने 22 फरवरी 1956 को ही प्रकाशित कर पाए, क्योंकि पूरा लिटरेचर था, बहुत सारी ये चीज़ें उनको बतानी थी। तो ये संस्कार का निर्माण कैसे हो, 14 संस्कार उन्होंने बताए थे। तो उनका ये मानना था कि हमारे देश में बौद्ध धर्म नहीं रहने का ये भी एक कारण है कि हमारी कोई संस्कृति नहीं है। तो विहारों का निर्माण हो, हमारे बच्चे विहारों में जाए, बुद्ध धम्म से वाकिफ़ हो कि ये बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध का मार्ग क्या है, इस प्रकार से एक धम्म केंद्र बने। उसके बाद यहाँ जितने लोग जुड़े होते वो मतलब पूजा पाठ में नहीं लगे रहे, बल्कि आप स्कूलों में भी अपना विकास हो, हमारे स्कूलें भी बने। तो इस प्रकार से उनका 10 उद्देश्य को लेके बहुत बड़ा एक विजन था बाबा साहब का इस संस्था को लेके। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनने बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी को लेके बहुत काम किया, और अभी भी हमारा यहाँ काम हो रहा है। बाबा साहब जब 2 साल रहे तो उन्होंने इतना ही काम कर पाए, और भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मतलब 3-4 स्टेट में उस समय बढ़ गया था। उसके बाद उनके पुत्र भैया साहब आम्बेडकर संस्था के अध्यक्ष बने। उस समय से लेके 17-18 साल ये अध्यक्ष रहे, केवल बुद्ध विहारों का निर्माण मात्र हम कर पाए। आगे का बाबा साहब का क्या उद्देश्य हुआ उस तरफ ये गए ही नहीं। तो हमारे स्कूल होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स होना चाहिए। तो उसके बाद जो अध्यक्ष की बारी आती है मीराताई की, उनकी पत्नी की, सारे समाज के लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया कि आप अध्यक्ष बन जाइए। अध्यक्ष बनी हो, लेकिन जब बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इस संस्था का, तो ये गवर्नमेंट के पास एक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय है मुंबई में, वहाँ रजिस्टर्ड संस्था है। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग को मान्यता थी कि प्रोसीडिंग हो, आपके जितने ट्रस्टी बचे हैं वो ट्रस्टी आपका प्रस्ताव देंगे, और प्रस्ताव के माध्यम से आप मतलब हमें नाम भेजेंगे, तब हम आपकी नियुक्ति देंगे। तो ये प्रोसेस नहीं होने से उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको नहीं माना, आप अध्यक्ष हो, आप प्रोसीडिंग के माध्यम से आइए। तो ये सब वो नहीं कर पाए, तब से संस्था के झगड़े शुरू हुए। फिर विधिवत जो लोग थे वो अपनी अलग संस्था चलाते रहे, मीराताई जी अलग चलाते रही। तो जो उद्देश्य थे बाबा साहब के संस्था बनाने के, उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं हो पाया। हमारे लग्न विधि, विहार बनाना, उसके बाद तक आगे फिर हम जा ही नहीं पाए। नहीं तो इंटरनेशनल लेवल से भी हमको जुड़ना था, उनकी मदद से इंटरनेशनल मिशन भी हमको यहाँ स्थापित करना था, तो वो कुछ चीज़ें हम कर नहीं पाए। अच्छा, फिर भी मैं एक आपसे बात बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा ने ग्रामीण क्षेत्र से लेके बहुत बड़ा काम किया है। जैसे हमने ये देखा है कि वो ग्रामीण मतलब छोटे छोटे गांवों में पहुंच के भी बुद्ध धम्म का बहुत बड़ा प्रचार किया। उन्होंने बुद्धा एंड इस धम्मा को बांटा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भले ही झगड़े किए हैं, झगड़े हुए उनके, लेकिन बेसिक जमीन स्तर पे इन्होंने काम किया। तो 1970, 75, 80, 90 के आसपास में बहुत ज़्यादा काम हुए। तो आज वर्तमान में ग्रामीण एरिया के अंदर में किस प्रकार के प्रचार प्रसार की भूमिका निभा रहे, मतलब भारतीय बौद्ध महासभा, ये थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, अभी 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी की शाखाएं गठित है। जो विधिवत यह संस्था थी, डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी थे ट्रस्टी, उनका भी निधन हुआ पिछले दिसंबर में। उसके बाद में उन्होंने अपनी अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी माननीय चंद्रबोधी पाटिल को दी थी कि मेरे बाद आप पूरा ये संभालेंगे। तो उन्हीं के माध्यम से अभी सांची में चुनाव हुए सेंट्रल कमेटी के, मुझे भी उसमें ट्रस्टी लिया गया, सौभाग्य की बात है। और सारी बॉडी का नए तरीके से गठन उन्होंने किया। तो इस संस्था के माध्यम से 22 राज्यों में विधिवत स्थापना है, पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम चलते हैं। हर राज्य में आपकी बैठकें होती है, और हर राज्य को 1 साल में कार्यक्रम दिया जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य को ये हिदायत दी है कि आपके जिला स्तर की शाखाएं, तहसील स्तर की शाखाएं और ग्रामीण स्तर की शाखाएं होना चाहिए। और ये शाखाएं हमारी पहले थी भी, आज भी एक्टिव है। ग्रामीण तक के एक भारतीय बौद्ध महासभा ही ऐसा एक संगठन है जिनकी ग्रामीण लेवल तक शाखाएं है। ग्रामीण लेवल, तहसील लेवल, जिला लेवल तक की भी शाखाएं। जैसे मैं प्रदेश में काम किया, मैं प्रदेश का महासचिव रहा, तो हमारे 40 जिलों में शाखाएं स्थापित हुई थी। कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने से वहाँ हमारे कुछ लोग नहीं मिल पाए, तो कुछ ज़िले छूट गए थे। 40 जिलों में विधिवत ये संगठन काम कर रहा है।
हमारा कोई भी यहाँ प्रोग्राम होता है तो हम पूरे 40 जिलों के अध्यक्ष बुलाते हैं, बाकायदा डेमोक्रेटिक पद्धति से चुनाव होते हैं। और यदि स्ट्रेंथ भी दिखाना होती है, हम गांव स्तर से, ग्रामीण स्तर से लोगों को भोपाल बुला के जो बौद्धों की संख्या दिखानी होती है, तो ये भी एक कार्यक्रम हम करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने एक ही समय में जैसे समता सैनिक दल पर भी काम किया, जी एजुकेशन सोसाइटी पर भी काम किया, तो भारतीय बौद्ध महासभा का और समता सैनिक दल का क्या आपसी सामंजस्य है किसी चीज़ को लेकर? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। जी। आपको याद होगा 1926 में ये महाड़ का जो तालाब था, वहाँ की नगर पालिका ने वो सार्वजनिक किया था, सब लोग उसका पानी पी सकते थे। उसके बाद जैसे दलित लोग इस तालाब का पानी पीना शुरू किया, तो उस समय सारे हिंदू और ब्राह्मण लोग इकट्ठा होकर उन्होंने उनको रोका कि आप यहाँ का पानी नहीं पी सकते। फिर उन्होंने अपने मंत्रोच्चार से या उसमें कुछ दूध दही डाल के उसको शुद्ध किया, और तब से इनका झगड़ा शुरू हुआ, बहुत मारा पीटी हुई। हमारे ही लोग कह सकते हैं, हम हमारे जो दलित भाई थे, हमारे जो पिछड़े लोग थे, उनके साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुई। जब ये बाबा साहब को खबर लगती है कि इस प्रकार की महाड़ में घटना हुई, वो मुंबई राज्य का एक ज़िला है, कोलवा ज़िला, वहाँ का है, महाड़ गांव है, वहाँ की घटना ये। तब बाबा साहब ने अपना एक पत्रक निकाला, पत्रक के माध्यम से पूरे देश में इस घटना की खबर दी कि हमारे लोगों के साथ में इस प्रकार से हो रहा है, और फिर उस आंदोलन के वो खड़े हो गए। अब उस आंदोलन में देखा तो लोग इतने डरे थे कि कोई आगे आने को तैयार नहीं थे। भीड़ हमारी बहुत थी, लेकिन लोग कोई आने को तैयार नहीं थे। तब उन्हें लगा कि यार इनकी सुरक्षा के लिए मुझे कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा। जब वो आपका 19 और 20 मार्च को 1927 को जो 2 दिन की जो बैठक हुई उनकी महाड़ तालाब को लेके, तो 19 मार्च को सबसे पहले उन्होंने समता सैनिक दल का गठन किया। ये नवयुवकों का संगठन रहेगा और ये संगठन हमारे समाज को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो बाकायदा बाबा साहब ने एक ड्रेस उनकी निर्धारित की, उनका बायलॉज बनाया कि आपके क्या कर्तव्य रहेंगे। उनको शपथ, मतलब जैसा भी सैनिक की नियुक्ति होती है तो वो शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने समाज की सुरक्षा करूंगा। और फिर जितने बाबा साहब ने संगठन बनाए, उन संगठनों के साथ में जैसे प्रेसिडियम बनाया था, भारतीय बौद्ध महासभा के साथ में उनको बॉन्डेड कर दिया था कि आपको कोई राजनीतिक कार्य नहीं करना है, सामाजिक कार्य करना है, और हमारी जो सामाजिक संस्था है भारतीय बौद्ध महासभा, इसके साथ में टाई अप होकर काम करना है। तो समता सैनिक दल का बाबा साहब के आंदोलन में भी बहुत बड़ा महत्व रहा। जब बाबा साहब ने रिज़ाइन किया था, और बाबा साहब के ऊपर जब भी कोई वार हुआ करता था तो समता सैनिक दल के सैनिक उनके साथ में रहा करते थे, उनकी पूरी सुरक्षा करते थे। ये पूरी अपनी बाबा साहब की हिस्ट्री में, आंदोलन में दिखाई देता है। अच्छा, वर्तमान में समता सैनिक दल की क्या स्थिति है? वर्तमान में समता सैनिक दल भी कई अलग अलग गुटों में बढ़ गया है। इनकी जो स्ट्रेंथ देखना है तो हम महू में जो बाबा साहब की जयंती होती है, यहाँ पे हमारे देश के जितने संगठन हैं समता सैनिक दल के, मेरे ख्याल से 4 ग्रुप है, 3 ग्रुप तो मेन चल रहे हैं, तो ये सारे ग्रुपों के लोग वहाँ पे आते हैं। उन्होंने अपने अलग अलग ड्रेसेस बना के रखे। बाबा साहब ने कोई जो नॉमिनेट किया था एक ड्रेस, वो एक संगठन चलाता है, फिर उनने अपना एक शर्ट चेंज कर दिया, तो उन्हें इस प्रकार से कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके आइडियोलॉजी वही है। लेकिन ये समता सैनिक दल की जो पावर देखते हैं हम, तो बाबा साहब के जन्मदिन जो होता है महू में, पूरा इतना शिस्तबद्ध कार्यक्रम होता है। मैं हर साल, मुझे भारतीय बौद्ध महासभा का पदाधिकारी होने से वहाँ जाने का मौका मिलता है, मैं देखता हूँ, तो मैं तो इतना गौरवान्वित होता हूँ उस जगह पे, और समता सैनिक दल की परेड देख के और वो पूरी स्ट्रेंथ देख के। यदि वो स्ट्रेंथ एक साथ हो जाए, ये अलग अलग ग्रुपबाजी छोड़ के वो एक स्ट्रेंथ एक साथ हो जाए, तो वास्तविक रूप से हम हमारे एक समाज को नई दिशा दिखा सकते हैं, हमारे समाज को पावर दे सकते हैं, और एक सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। मतलब ये कहा जाए कि समता सैनिक दल एक अनुशासनात्मक दल था कि जो अनुशासन, किसी भी प्रकार के दंगे भड़कने से रोकता था, मतलब शांति स्थापित करने का काम उसका था। जी जी जी। तो आज के समय में कोई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में अपना समता सैनिक दल स्थापित करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा या किससे संपर्क साधना पड़ेगा?
जी तो उस पर थोड़ा से प्रकाश डालिए। जी ये भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हमारी दीक्षा भूमि में पूज्य भदंत नाग दीपांकर जी है, वो हमारे मार्गदर्शक है। इनके माध्यम से हम सारे प्रदेश लेवल की ये संस्था गठित करते हैं। अभी प्रदेश स्तर पे गठित भी है। ये एडवोकेट हरीश लोनारे अभी प्रदेश कमांडर हैं। इनमें इसमें एक अच्छा बाबा साहब ने किया, कमांडर का नाम देखे तो उनको एक सैनिक की एक पावर आ जाती है। मतलब नामों से ही उनने बाबा साहब ने बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया था कि आपकी बटालियन रहेगी, एक ऐसी टीम बनेगी, तो कमांडर का नाम देके उन्होंने, तो जो भी यहाँ प्रदेश का है तो उसको कमांडर बोलते हैं। ग्रामीण लेवल तहसील लेवल का तो उसको भी तहसील कमांडर बोलते हैं, तहसील कमांडर मुखिया जो भी उनकी पोस्ट है। तो गांवों तक भी संगठन स्थापित है। हमारे जैसे छिंदवाड़ा की बात ली जाए तो हमारे गोड़ बोले जी थे, सौंसर, पांडुरना में नारनौरे, बहुत से लोग हैं ऐसे प्रोग्राम में इकट्ठा होते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रोग्राम में इकट्ठा होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाते। लेकिन उनका भी आजकल प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है। जो कार्यशालाएँ लगती है, जो बाबा साहब का उद्देश्य था लेके वो भी नहीं हो पा रहा है। आज के समय थोड़ा सा अलग अलग दिशाएं होने से थोड़ा सा भटकाव ज़रूर हो गया बाबा साहब के मिशन के साथ में, लेकिन इनके संगठनों के कॉन्स्टिट्यूशन के यदि लेके चलते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन भारत देश में आ सकता है। अच्छा, इस समता सैनिक दल का जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट कुछ आप बताने की थोड़ी कोशिश करेंगे, मेन पॉइंट क्या थे, मतलब कि क्या क्या है? मेन पॉइंट उनका एक कि ये था, सबसे समता मूलक समाज की स्थापना करना। दूसरा था समाज की सुरक्षा करना। और मतलब ऐसे 4-5 पॉइंट को लेके बाबा साहब ने बनाए थे। और जितने बाबा साहब के मूल संगठन हैं, उन संगठनों को लेके काम करना। जैसा 1956 का जो बाबा साहब का दीक्षा समारोह हुआ था नागपुर का, उस समय भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल ने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। दूसरा प्रोग्राम जो बाबा साहब की डेथ हुई थी, मुंबई में जो बाबा साहब का पार्थिव शरीर लाया गया था, उस समय भी समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि उस समय तो कई लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के शव यात्रा में आए थे। तो उस समय समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा रोल वो किया। और उस समय हमारे जो बाबा साहब का मुंबई का जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम था वहाँ नहीं हुआ, तो 6 दिसंबर को बहुत बड़ा दीक्षा प्रोग्राम बाबा साहब के शव यात्रा के बाद, मतलब बाबा साहब के अंत्येष्टि के समय बहुत बड़ा धर्मांतरण हुआ था। जो हमारे भदंत आनंद कौशल्यायन जी थे और जितने भी पदाधिकारी थे, जो दिसंबर में मुंबई में होने वाले कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इस कारण जितने भी लोग आए थे, तो नागपुर की धम्म दीक्षा के बाद का प्रोग्राम वहाँ मुंबई का प्रोग्राम हुआ था। तो उस समय भी समता सैनिक दल ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया था। और ये 4-5 उद्देश्यों को लेके ये जितने बाबा साहब के संगठन हैं, उन संगठनों को साथ में लेके चलना है। उन संगठनों को सहयोग देके किसी भी प्रोग्राम में हो, यदि आवश्यकता होती है तो सुरक्षा का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से समता सैनिक दल आज भी कार्यरत है, काम करते हैं। अच्छा, हमने बचपन में ये देखा है कि समता सैनिक दल के कार्यक्रम के तहत जैसे विभिन्न प्रकार के मतलब सुरक्षा के बारे में नवयुवकों को सिखाया जाता था। मतलब कोई प्रशिक्षक आता था और वो गांव में आके वो सिखाता था, जी सेल्फ जी डिफेंस कैसा करना है, खुद जी की जी सुरक्षा कैसे करना है, जी समाज के सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है। तो मतलब एक शांति स्थापित करने के बारे में सिखाते जी थे। जी तो क्या ये प्रशिक्षण स्थल आज भी जारी है या नहीं जारी है? मतलब ये जी क्या 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 चल रहा है, इस जी पर जी थोड़ा सा। हाँ हाँ, आज भी ये प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ के जो यूनिट है, भोपाल की यूनिट, वो हर रविवार को सुबह 6-7 बजे से इकट्ठा होते हैं। उनकी कार्यशाला चलती है। जो भी सुरक्षा संबंधी उपाय, महिला विंग भी वो तैयार कर रहे हैं। और उनको वो प्रशिक्षण भी देते हैं। जो जो तहसील लेवल तक के शाखाएँ हैं, कैंप भी लगते हैं। सांची जैसे महू वाले इसमें 7-7 दिन पहले लोग आते हैं, तो अपना कैंप ऑर्गेनाइज करके, और उसमें जो भी उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, उनके प्रशिक्षक भी आते हैं, कार्यक्रम होते हैं। अच्छा, इसमें एक जगह जैसे बाबा साहब को अ,
शासकीय जो सिक्योरिटी देने की बातें थी उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि मेरे समता सैनिक दल है वो मेरी सुरक्षा बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे मुंबई की ही बात थी कुछ। जी जी तो जी जी। अ, उस समय का मतलब समता सैनिक दल ऐसा किस प्रकार से ट्रेंड था कि बाबा साहब ने सरकारी मतलब सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था, तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे आप? जी रिज़ाइन बाबा साहब ने मंत्री पद से जब रिज़ाइन किया था, उसके बाद वो पंजाब में गए थे। तो बाबा साहब ने ये बात सही कह रहे कि मंत्री रहने नहीं रहने के बाद भी जो उनको सिक्योरिटी दी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं हूँ, मुझे सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी वाले जो बाबा साहब के ऊपर दूसरे लोगों की जो नज़र थी, जो विरोधी लोग जो भी कुछ बाबा साहब के प्रति सोचते थे, उनको लेके सुरक्षा के लिए पाबंद तो हो गए थे, लेकिन उनका विश्वास था समता सैनिक दल के ऊपर। ये मेरे समता सैनिक दल ही मेरे जान की रक्षा करेंगे। तो उस समय इतने डिवोटेड सैनिक थे पंजाब वाले प्रोग्राम में। तो जहाँ बाबा साहब एरोप्लेन से या जिस हिस्से भी आए थे, तो पूरा रोड से लाइन लगा के एक इंच भी गैप नहीं दी बाबा साहब को, पूरे लाइन पकड़ के समता सैनिक दल ने मतलब निकाल के ले गए थे। और जिस गेस्ट हाउस में बाबा साहब रुके थे, उस गेस्ट हाउस के सामने समता सैनिक दल, अंदर उनके बेड के सामने, और पूरे सर्किट हाउस को घेरते हुए, मतलब इस प्रकार से उस समय के लोगों में बहुत उत्साह था कि हमारा नेता है, हमारे लिए कुछ करने आया है, तो वो इनकी सुरक्षा होना चाहिए। मतलब बहुत लोग भावुक भी हुआ करते थे और बड़े कर्मठ भी, ईमानदारी से भी। तो उस समय बाबा साहब ने सोचा कि ये दल मेरे समाज को ज़रूर सुरक्षा प्रदान करेगा और ये दल को टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो उनको जब तक उनका निधन नहीं हुआ तब तक वो बाकायदा उनकी समीक्षा करते थे, प्रशिक्षक भेजते थे। एल.आर. बारली वगैरह भी इस संगठन के वो पदाधिकारी रहे हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी के भी पदाधिकारी रहे हैं। और अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा उसका प्रभाव समता सैनिक दल का थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। नहीं, तो इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कार्य योजना है? मतलब जो बाबा साहब के समय का जो प्रभाव था और आज के समय में अगर हम देखते हैं कि ये गांव-गांव तक अगर शाखा चली जाए, तो जो अशांति फैलाने वाले जो तत्व है इनके ऊपर कंट्रोल लग जाएगा एक्चुअल, जी है ना? जी तो इस पर कंट्रोल लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका समता सैनिक दल अदा कर सकता है और संविधान के संरक्षण के लिए काम कर सकता है। जी तो ये किस प्रकार से मतलब आगे आने वाले समय में मतलब भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से किस प्रकार से मतलब भूमिका अदा की जाएगी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश जी। डालेंगे? ये इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन भी है समता सैनिक दल का कि जो हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो सर्विस पे नहीं हैं, जो हमारे गांव में रहते हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, और या दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो फ्री है, ऐसे लोगों को समता सैनिक दल से जोड़ने का ज़्यादा मतलब वो रखा है, लक्ष्य रखा है कि ऐसे ही लोग, खेती किसानी वाले लोग, जो गांव में बिजनेस करने वाले लोग इस संगठन में आए और इस संगठन को समझे, और हर गांव में इसका कैंप लगे ताकि गांव वालों को भी मतलब अभी तो हमारे मध्य प्रदेश या और जगह तो अत्याचार कम होते जा रहे हैं, लेकिन यूपी या और जगह की बात करेंगे अपन तो हमारे दलित तो हम नहीं कहते, लेकिन जो आज की भाषा में वो लोग जो समझते हैं दलित, तो दलित लोगों पे जितने अत्याचार हो रहे, तो ये संगठन यदि हर राज्य में तैयार होगा। अभी भीम आर्मी तैयार किया था, भीम आर्मी ने भी काम किया, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे इनका था, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी सर्विस कर रहे हैं, उनको इसमें मत डालो। जो खेती किसानी वाले लोग हैं, जो फ्री है, जो इसमें काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इसमें लिया जाए, और युवा लोग हो, उनकी भी ट्रेनिंग हो। तो ये यदि ये संगठन अभी 4-5 राज्यों में चल रहा है, पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में तो खूब है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, यूपी में अभी अभी हमने शुरुआत की है। ये भीम आर्मी तैयार हुआ तो उस समय थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हुआ, नहीं तो ऐसे 8-10 राज्य में पूरा वो था। और ये सिक्योरिटी के ऊपर जैसे ऐसी कोई भी हमारे समाज के साथ घटना होती थी, तो समता सैनिक दल के लोग वहाँ पहुँचते थे और बाकायदा शासन प्रशासन से अपनी बात रखते थे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इसलिए ये दल को होना नितांत आवश्यक है। ये ज़रूर
समाज में परिवर्तन ला सकता है। और ये ऐसे लोगों को जोड़ के जो किसी इसमें नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ के एक संगठन, एक मजबूत संगठन बन सकता है। अच्छा, एजुकेशन को लेके जो बाबा साहब ने एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, तो इसके अंतर्गत उन्होंने मतलब कितने कॉलेजेस उस समय शुरुआत की थी, और उनकी बाबा साहब का फ्यूचर गोल क्या था, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालेंगे। बाबा साहब का आप जानते हैं सबसे पहला वो रहा शिक्षा के प्रति। हमारे लोगों तो उनने शिक्षा का बहुत बड़ा वो बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप किसी भी इस पे सक्सेस हो सकते हैं। तो शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया, खुद भी इतना संघर्ष करके शिक्षाविद हुए, बहुत सारी डिग्रियाँ ली, और समाज को उस समय देखा उन्होंने कि जो स्कूलों में उन्हें लेक्चरर भी थे बाबा साहब, तो शिक्षा का स्तर देखा, तब उन्होंने सोचा कि मेरा समाज ऐसे इस शिक्षा व्यवस्था के तहत निपुण नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने 1945 में अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उनका ये उद्देश्य भी था कि यह संस्था पूरे भारतवर्ष में फैल के स्कूल कॉलेजों का निर्माण करेगी और एक मेरे उद्देश्यों पे काम करेगी। उसी समय बाबा साहब के मुंबई से लेकर औरंगाबाद ऐसे 7-8 कॉलेज बाबा साहब के समय हो गए थे। लेकिन उसमें भी बाबा साहब के जाने के बाद ये बाबा साहब के साथ वाले नेता लोग या हमारे नेता लोग उसको सही तरीके से नहीं चला पाए। तो बाबा साहब की हर संस्था में वाद विवाद खड़े होने से उनका जो उद्देश्य था वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। अभी भी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झगड़े चलते हैं। आपको मालूम भी है कि कोर्ट के जो झगड़े 10-10, 20-20 साल चलते हैं। तो उसमें केवल स्टाफ चलता है, और वो जहाँ वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है, वहाँ का रजिस्ट्रार होता है, उन्हीं के भरोसे चलते। जो चेयरमैनशिप अभी आठवले साहब कुछ दिन तक रहे, तो ये चेयरमैनशिप जब तक नहीं आएंगे, आपका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारे उद्देश्यों पे नहीं जानेंगे, तो वो एक ही कॉलेज लेके चल रहे, उसका एक्सपांसन हो ही नहीं पाया। हमारे लोगों को भी नहीं हो पाया कि हमारी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है। अभी हमारे सीहोर में ग्वालियर तरफ बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं। जब उन लोगों से हमारी चर्चा होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, 1-1 साल उन्हें रुकना होता था। तो जब हमारी चर्चा हुई कि आप तो अफिलेशन कर सकते हैं आपका पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से, वहाँ जाके आपको अपना आवेदन भरना है और 1 महीने में आपका अफिलेशन हो जाएगा और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का एक स्कूल या रनअप करेगा। तो ये लोगों को पता ही नहीं, उनने अपना प्रचार प्रसार किया ही नहीं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं करके। अच्छा, मतलब किसी को अगर स्कूल खोलना है तो 1 महीने में कैसे कैसे खोल सकते हैं थोड़ा। अफिलेशन उनका जो ऑफिस है आपका पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का, उनके पास जाके हमें आवेदन करना है कि हम एमपी में या महाराष्ट्र में ये स्कूल खोल रहे हैं। तो उनका एक परमिशन होता है, उनका एक नंबर चलेगा और एक अफिलिएशन होगा, और उससे एजुकेशन के साथ साथ ये बाबा साहब के मिशन का भी काम होगा, क्योंकि ये बाबा साहब द्वारा स्थापित संस्था है पीपल्स एजुकेशन ये तो आप सोसाइटी। नई जानकारी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। जी, मतलब जी। क्योंकि अभी जो लोग स्कूल खोल रहे हैं तो अपना कोई भी नाम देके खोल रहे हैं, किस प्रकार से भी खोल रहे हैं, तो मतलब जी, जी, एक व्यवस्थित ढंग से जो काम होना चाहिए था व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा है। जी। तो अगर पीपल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से जाते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बाबा साहब के थॉट भी चलेंगे और धम्म का काम भी होगा, मतलब उसके साथ। तो और मैं ये जानना चाह रहा था कि बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा स्थापित करने के पीछे का क्या ऑब्जेक्ट था बाबा साहब का, सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ जी। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब उन्होंने? देखिए बाबा साहब का मिशन हम देखते हैं तो 2 भागों में बटा है। एक तो 1920 या 1917 से लेकर 1950 तक, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक, इसमें एक सामाजिक चेतना भी बहुत काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन बना के एक हमें मूलभूत अधिकार हमारे सौंपे। 1950 से लेके 1956 तक जो काम किया बाबा साहब ने, मैक्सिमम काम बौद्ध धम्म के ऊपर किया। 1950 में जब फर्स्ट वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में गए वो 1950 में, तो उसी समय बाबा साहब को बहुत बड़ी उपाधि मिली थी बोधिसत्व की। आपको याद होगा, तो वो पहली कॉन्फ्रेंस में 1950 की कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली थी। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का ऐसा बुद्ध धम्म का उदय और
वो उस सब्जेक्ट पे इतना बड़ा भाषण दिया, इतना लोगों को, कम से कम 54 देशों के लोग वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में थे उस समय। तो सारे देशों के लोगों ने उनकी बात सुनी। तब उन्हें लगा कि इतनी जानकारी तो हमारे पास बिल्कुल नहीं थी, आप दूसरे बुद्धा ही हो सकते इंडिया के। तब उन्होंने बाबा साहब को जीवित बोधिसत्व की उपाधि उस वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में दी थी 1950 के श्रीलंका वाले सिलोन में जो हुआ था। उसके बाद 1954 में दूसरी वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप हुई थी बर्मा में। 2-2 साल में होती थी, 52 में नहीं गए थे बाबा साहब, 54 में गए थे बर्मा में। तो बर्मा में देखा उन्होंने जितने कंट्री जुड़े थे, हर कंट्री की संस्था वहाँ पे आई थी और हर कंट्री के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें रखी थी कि हमारे देश में हमारी संस्था को ये प्रॉब्लम जा रही है। तो वर्ल्ड लेवल पे वो अपनी अपनी बात उठा रहे थे वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में। तो हाँ, आप हमारी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो वो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में अपनी बात रखते थे। उसी समय बाबा साहब को लगा कि मुझे भी अपने देश में इस प्रकार की कोई संस्था ऐसी करनी पड़ेगी जो वर्ल्ड के बुद्धिस्ट का फ़ायदा ले सके, और एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट का मेंबर होने के नाते ये संस्था रहेगी, वर्ल्ड के बुद्धिस्ट से जुड़ेगी और इनको जो भी इनसे मदद मिलेगी इसके लिए संस्था कारगर होगी। 1954 से वहाँ से आने के बाद तुरंत उनने बुद्धिस्ट सोसाइटी की स्थापना इंडिया में की। 4 मई 1955 को उसको रजिस्टर्ड भी किया और उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बनाया, स्वयं संस्थापक अध्यक्ष रहे। और जो आपकी 56 वाली जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप हुई थी काठमांडू में, उसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते वो स्वयं वहाँ उपस्थित हुए थे। और उस समय जो उनने भाषण रखा कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स पे, तो उस समय भी बहुत मतलब लोगों ने खूब सराहा उनको। वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कहा कि बाबा साहब 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस रहती है, तो बीच बीच में गैप भी रहती थी। तो उस गैप में उन्होंने कहा कि बाबा साहब यहाँ नेपाल में बहुत से हिंदू मंदिर है, वहाँ घूमने के लिए आप जाइए और वहाँ के आने के बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे। तब बाबा साहब ने स्पष्ट मना किया कि मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते आया हूँ, मैं इंडियन बुद्धिस्ट हूँ। जब मैं बुद्धिस्ट बन गया हूँ तो मैं हिंदू मंदिर में क्यों जाऊँगा, उतना ही समय मेरे यहाँ के लोगों से मैं डिस्कस करूँगा तो उतना मेरे समाज के लिए, मेरी संस्था के लिए फ़ायदा होगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। मतलब इस प्रकार के उनके उद्गार थे। और उस समय उनके साथ में भदन आंदोलन कौशल्यायन जो अपने अपने यहाँ के विद्वान लोग थे, तो वो उनकी विद्वत्ता देखते हुए और बौद्ध धम्म के प्रति उनकी आस्था देखते हुए बड़े अपने आप को मतलब गौरवान्वित करते थे कि हमारे देश में इस प्रकार के एक दूसरे बुद्ध ही पैदा हुए। ये आपके भदंतानंद कौशल्यायन जी का भी कहना था। राहुल सांस्कृत्यायन भी बाबा साहब को कुछ तरह समझते थे। तो ये संस्था स्थापित करने का उनका, उस समय उन्हें संस्था स्थापित की और मूल उद्देश्य वही था कि वर्ल्ड बुद्धिस्ट से जुड़े और वर्ल्ड के बुद्धिस्ट हमें कुछ मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया की पॉलिटिक्स से लेके इंडिया की हिस्ट्री तक उन्होंने वो कहा था, देख लिया था कि यहाँ के लोग तो इस धर्म का किस प्रकार से पतन कर रहे हैं, यहाँ के आर्य समाज के लोग इस धर्म को आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये वर्ल्ड के लोगों का यदि इनको सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ का धम्म वापस इसमें आ सकता है। और हुआ भी ऐसी, आप देखेंगे बुद्ध गया में जितने टेम्पल बने हैं और देशों के टेम्पल बने हैं, अनागारिक धम्मपाल उन्होंने बुद्ध गया का जीर्णोद्धार किया। तो ऐसे विदेशी से लोग आके ही, और ये वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस से ये सारी चीज़ें उठी। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी को अपना काम करना था, उतना नहीं कर पाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और भी आगे बौद्धों की आइडेंटिटी और बहुत सारी चीज़ें इस संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अब ये संस्था को भी लोगों को समझना चाहिए, इसके सदस्य बनना चाहिए। अभी भी आपके बौद्धों की जो पॉपुलेशन काउंट होती है, बाबा साहब का और भी एक उद्देश्य था इस संस्था के माध्यम से बौद्धों की संख्या सरकार को देना। हर साल वो अपनी संख्या देती है कि हमारे बुद्धिस्ट इतने हैं, तो पॉपुलेशन तो 10 साल में होती है, तो 10 साल में हमारे बौद्धों की संख्या की गणना होती है। लेकिन बाबा साहब का ये कहना था कि हर साल संख्या के हिसाब से बजट बनता है, तो हमारी हर साल की संख्या सरकार के पास जाती जाएगी तो वो बुद्धिस्ट का बजट भी उस प्रकार से आते रहेगा और संख्या बढ़ती रहेगी। तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से गवर्नमेंट के पास सदस्य संख्या देते थे और बुद्धिस्ट संख्या बढ़ाने का वो करते थे।
तो संस्था ने उधर भी ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ा एक उद्देश्य था बाबा साहब का ये भी। अच्छा, मीडिया के जो अ, बौद्ध धर्म जिन्होंने ग्रहण कर लिया, तो अब आज मान के चलिए कि वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो जैसे ही बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में क्या उनको वो सुविधाएं मिलती रहेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब इस पे थोड़ी जी जी जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब से 1950 से लेके 3-4 बार संशोधन हुए। 1956 में, 1978 में। आप इस तरफ चले जाएंगे मिजोरम तरफ, तो वहाँ के ट्राइबल बुद्धिस्ट है, वहाँ के ट्राइबल है बुद्धिस्ट। इधर बाकी जगह देखेंगे तो एससी लोग हैं, लेकिन उस समय के ट्राइबल है। तो ट्राइबल के लिए कौन सा कानून लाएगा, तो ये आपका 56 में तय हुआ, 1978 में हुआ। फिर आपका एक मुंबई मतलब महाराष्ट्र कानून बना। तो इस प्रकार से अपना बौद्धों के लिए एक सेंट्रल का कानून बना 1990 अमेंडमेंट हुआ, और उसके तहत ये दिया कि आपके हिंदू में बौद्ध, सिख और हिंदू, ये 3 प्रकार के लोग आते हैं। और यदि ये बौद्ध भी लिखते हैं तो भी इनको हिंदू में सम्मिलित, मतलब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू लॉ के अंतर्गत है, तो इनको जो फैसिलिटी है अनुसूचित जाति की फैसिलिटी इनको दी जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं। 1994 में अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला कि ये हम प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और इस प्रकार से आप किसी भी अधिकृत संस्था का प्रमाण पत्र लाइए और हम आपको प्रमाण पत्र बना के देंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि अनुसूचित जाति का सदस्य बौद्ध धर्म ग्रहण कर ले, अपने बौद्ध धर्म लिखता है, और यदि अनुसूचित जाति का है तो उसको उनकी सारी फैसिलिटी बरकरार रहेंगी, उसके आरक्षण वाली फैसिलिटी समाप्त नहीं होगी। ये सर्कुलर्स है, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ने प्रमाण पत्र देके ऐसे प्रमाण पत्र बनवाए हैं। हिंदी साइड के लोगों ने काफ़ी प्रमाण पत्र बनवाए हैं, और उनकी नौकरियां भी चल रही है। हमारे सीएल बौद्ध बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीएल बौद्ध ही उनने अपना चेंज करके और पूरी फैसिलिटी अवेल करते रहे। तहसीलदार से रिटायर्ड हुए, लेकिन वो पूरी फैसिलिटी अवेल करते रहे। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। बस ये संगठन जो अपना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना पाए, और हमारे लोगों को भी कोई सी रिक्वायरमेंट नहीं आई, जैसे प्रमाण पत्र लेके नहीं तो कलेक्टर इस प्रमाण पत्र जैसे अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, इसी प्रकार से बौद्ध का प्रमाण पत्र कलेक्टर अपने को दे सकते हैं। और इसके लिए हमारी योजना भी चल रही है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ने कार्य भी इसके लिए प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, मतलब ये जो लोगों के अंदर में जो एक भ्रम है कि हम बौद्ध धम्म लिखेंगे तो हमारे का आरक्षण सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये एक भ्रम है एक्चुअल मीडिया का फैलाया हुआ। जी जी जी, कुल मिला के है ना, बिल्कुल मीडिया का फैलाया हुआ एक भ्रम बिल्कुल। है। अभी इस आप भ्रम से, हाँ। मैं आपको इसका पूरा एक सर्कुलर्स का एक सेट दूंगा, मेरे पास में पूरी कॉपियाँ रखी है जी। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी जानकारी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये सभी बौद्धों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपने जो अभी 2021 की जो जनगणना आएगी, वो जनगणना के अंतर्गत मतलब अपना जो जहाँ धर्म का कालम है वहाँ पे बौद्ध धम्म लिखे, जी जी, बौद्ध धम्म लिखे, और बौद्ध धम्म की संख्या बढ़ाए। संख्या बढ़ाए, और संख्या जैसे बढ़ेगी तो उस हिसाब से हमारी फैसिलिटी भी बढ़ेगी, बिल्कुल। और इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन भी होगा। जी जी, जैसे कि मान के चलो कि आज दलित कह के या अन्य चीज़ कह के बौद्धों की आइडेंटिफिकेशन होगी, वो बंद हो जाएगी। तो बौद्धिस्ट आइडेंटिफिकेशन होने से इंटरनेशनल जुड़ा होगा। जी। तो इंटरनेशनल जुड़ाव होने के बाद में किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं, या किस प्रकार का संगठन में मजबूती आ सकती है, या भारत के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा मैं जानना चाहूँगा। जी, ये वर्ल्ड बुद्धिस्ट फिलोसफी जब बनी थी तो बुद्धिस्ट सोसाइटी बाबा साहब के समय से इस संस्था को मेंबर बनाए थे। वर्ल्ड बुद्धिस्ट फिलोसफी के जो भी प्रोग्राम होते थे, इंडिया को बुलाया जाता था, इंडिया के प्रतिनिधि को। बीच बीच में हमारे माननीय आठवले साहब इस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में जाते रहे। मैं जिस समय से इस संस्था को जुड़ा, मैंने श्रीलंका में, वियतनाम में डे ऑफ वैशाख होता है, ये हर कंट्री में, अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ, फिर वियतनाम में हुआ, तो हर कंट्री में डे ऑफ वैशाख होता है, और इसमें कम से कम 150 देश जुड़े हुए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों का किस प्रकार से संगठन होना चाहिए, एक दूसरे देशों को अपन कैसी मदद कर सकते, खासकर इंडिया को
कैसी मदद करते हैं, ये पूरे उसमें थीम में ये 3-4 दिन का सेशन होता है, उसमें पूरा सोचते हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उपराष्ट्रपति या जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं ऐसे लोग वहाँ जाते हैं। संस्था के लोग तो जाते ही जाते हैं, तो गवर्नमेंट के लोग भी जाते हैं और पूरा थीम के ऊपर कार्य होता है। ये ज़रूर है कि हमें उसका पता नहीं होने से, ज़्यादा मीडिया में नहीं आने से हमारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होती है और वो चीज़ वहीं के वहीं रह जाती है, उसका एक्सपांसन नहीं होता। ना वो लोकसभा में उठती है, ना राज्यसभा में उठती है, ना हमारे सदनों में उठती है, क्योंकि ये जो अराजनीतिक संगठन है बुद्धिस्ट सोसाइटी, इनको मालूम होता है, वो जाते हैं तो इनको पार्लियामेंट में कायदेशीर इनको पार्लियामेंट में वो सारी चीज़ें के उठाना चाहिए कि जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में या इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में जो बौद्धों के लिए, भारतीय बौद्धों के लिए जो बात हुई है, गवर्नमेंट को जो निर्देश दिए गए इंडियन गवर्नमेंट को, क्या वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, इसका थोड़ा सा आकलन इन्हें करना चाहिए। ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका मतलब भारत के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान वो मानते हैं। अभी चंद्रबोधी पाटिल जी और हमारे यहाँ की टीम गई थी। गगन मलिक जी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड अलायंस से वो जुड़े हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने, इंडिया को कैसे मदद कर सकते हैं। सम्राट अशोका की बात की, तब उन्होंने कहा कि जब सम्राट अशोका ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए तो हम 84,000 मूर्तियाँ इंडिया को देंगे। तो वो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड अलायंस संगठन है, उन्होंने बिल्कुल उसको मान्य कर लिया कि चलो हम 84,000, अकेला थाईलैंड देश ही 84,000 मूर्तियाँ दे रहे हैं, बाकी अभी 150 देशों की बात अलग है। तो इस प्रकार से उनका बहुत भारतीय बौद्धों को सहायता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सहायता आती भी है। हमारे हेरिटेज जितने हैं टूरिज़्म के, इसमें बुद्धिस्ट हेरिटेज के नाम से गवर्नमेंट के पास सहायता आती है, फंड खर्चा हो रहा है। ये हमारे बुद्धिस्ट समाज को ज़रूर फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी बुद्धिस्ट मतलब जो फंड जो मत बनाया उन्होंने, उसमें इंटरनेशनल लेवल से फंड आता है, आज भी आता है। अच्छा, मैं और एक ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने काफ़ी लिटरेचर लिखा, जी जी और उसके अलावा भी हमारे पास जैसे त्रिपिटक है या अन्य बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने खूब लिटरेचर लिखा, जी और बुद्धा के भी ध्यान सेंटर चलते थे, जी प्रशिक्षण सेंटर थे। जी तो इस प्रकार की भूमिका जो उस समय की थी, तो भारतीय बौद्ध महासभा इस भूमिका को किस प्रकार से निर्वहन करने वाली है या कर रही है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी भारतीय बौद्ध महासभा चूँकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्था है, तो इन्होंने तो बाबा साहब ने सीधा सीधा कहा था कि मैंने ये बुद्धा एंड इस धम्मा, ये बड़ी मेहनत से ये ग्रंथ बनाया हूँ, आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहे। इस धम्म को मैंने बड़े छान छान के पूरा त्रिपिटक की स्टडी करके इस धम्म ग्रंथ को बनाया, तो इसको भारतीय बौद्ध का एक ग्रंथ समझ के आप इसी को अंगीकार करें तो बेहतर होगा। ये मतलब बाबा साहब का एक कहना था, एक संस्था के माध्यम से भी। तो संस्था को उन्होंने इस ग्रंथ का अधिक से अधिक प्रसार हो, विदेशों में धर्म ग्रंथ जाए, उनके क्या कमेंट्स आते हैं, और हमारे गांव तक हर विहार में ये ग्रंथ रहे, ये इस प्रकार की उनकी योजना थी। संस्था ने कई ग्रंथ ऐसे छपवाए, गांव तक ग्रंथ आज भी भेज रहे हैं, बाबा साहब का लिटरेचर भी भेजते हैं। बाबा साहब की एक महत्वपूर्ण किताब जो मैं बता रहा था, संस्कार विधि वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब है। उसमें ये सारी गाथाएं वगैरह तो दी है उनने, विवाह संस्कार का दिया है, साथ साथ में समाज के संस्कार कैसे हो, मतलब 14 संस्कार जो दिए हैं, उन संस्कारों का बड़ा विश्लेषण किया है। और उनका एक संस्था के माध्यम से एक समाज सुधार, ना कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की बहुत बड़ी कल्पना ये थी कि ये संस्था हमारे समाज को संस्कारित करेगी, और पढ़े लिखे लोगों में जब संस्कार आ जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं, तो वो बड़ा मजबूत अतिशय वो काम करते। ये बाबा साहब का मानना था कि पढ़े लिखे होने के साथ साथ में सुशिक्षित, मतलब बाबा साहब का सीधा सीधा शिक्षित होने के साथ साथ में सुशिक्षित होना, सुशिक्षित होने के साथ में संस्कारित, और संस्कारित होने के साथ में सुसंस्कारित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मिशन की बात जो बाबा साहब ने की,
उन्होंने अपने जीवन में भी जो उतारा, कहने मैं इन सारे स्टेप से गुजर चुका हूँ, और यदि आप लोग भी इस स्टेप से गुजरते हैं, इस प्रकार से वो करते हैं, तो कभी भी धम्म का जो रथ है पीछे नहीं आएगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये इसलिए ये संस्था के माध्यम से कि आपको लोगों को सुसंस्कारित बनाना है, तो वो संस्कार की एक बुक लिखी थी। ये प्रसार नहीं हो पाई, बुद्धिस्ट सोसाइटी के पास में एक बाबा साहब द्वारा लिखित किताब है, और इसकी जिम्मेदारी भी उनने भारतीय बौद्ध महासभा को दी थी कि इसमें कोई एडिशन अल्ट्रेशन होता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। मेरे हिसाब से, या जो आपकी काउंसिल है, जो बहुमत होता है, उसमें जो भी चीज़ चेंज करना है वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कोई भी किताब संस्कार विधि की कोई भी निकाल रहा है, तो उनका ये कहना था कि संस्कार विधि की किताब इस संस्था से ये अप्रूवल होना चाहिए। जो कमिटी है, जो बॉडी है, कोई भी आप उसमें करते हैं, तो वो संस्कार वाली किताब भी अभी हम जो नई बॉडी का गठन जैसे हो जाता है, पहले मराठी में हुआ करती थी, इसका महाराष्ट्र में वो था, अभी हिंदी में करके ये संस्कार की किताब भी, तो उससे समाज को संस्कारित होने में एक बहुत बड़ा एक योगदान मिलेगा, बहुत बड़ा बल मिलेगा, और वो वास्तविक रूप से एक समाज को मजबूत भी देगा। अच्छा अच्छा, इस संस्कारित किताब के अंदर में मेन पॉइंट क्या है, किस थोड़ा सा? बौद्ध बनने के साथ साथ में बाबा साहब का ये भी कहना था कि गर्भधारण संस्कार होना चाहिए, नामकरण संस्कार होना चाहिए, विवाह विधि संस्कार तो होता ही है, उसके बाद में गृह प्रवेश वाला भी है, अंतिम संस्कार भी है। इस प्रकार से उनने 14 संस्कार बना के रखे थे। अच्छा, और अच्छा। उनका ये था कि ये हमारा समाज फिर इस पर मजबूती से मजबूत रहेगा ही, ये संस्कारों में पढ़ते रहेगा, तो हमारे घर का छोटे से छोटा जो भी सदस्य है वो चीज़ को समझेगा, तो ये संस्कार पक्के होंगे, मजबूत होंगे, तो वो पक्का बुद्धिस्ट बनेगा। इधर बुद्ध एंड धम्मा एक ग्रंथ दिया है, एक पहली किताब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दी, संविधान की दी है, तो इसको पढ़ के एक अच्छा इंसान, एक भारतीय नागरिक बन सकता है, बौद्ध धम्म की किताब बन के एक बुद्धिस्ट बन सकता है, और भारतीय बौद्ध महासभा की संस्कार की किताब पढ़ के वो संस्कारित हो सकता है, जो आपका पूरा बाबा साहब का मिशन आगे ले जा सकता है। ये उनकी किताबों से एक हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें आपके बातचीत में मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि बाबा साहब ने बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। जी जी तो लेकिन आज के डेट में जो विहार बने हैं, जी विहार की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत सारे विहार के अंदर बुद्ध की मूर्ति रखी होती है, जी और वो केवल पूजा के केंद्र बने हुए हैं, जी, जबकि उनको प्रशिक्षण का केंद्र बनना चाहिए था। राइट। तो इसके लिए अभी प्रशिक्षण के केंद्र बनाने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा किस प्रकार की भूमिका अदा करने वाली है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, अच्छा सवाल है आपका ये। बाबा साहब की थीम थी, जैसे आप तक्षशिला, नालंदा ये यूनिवर्सिटी थी उस समय, वहाँ पे सम्राट अशोक के काल के बाद जो उनके आए थे कुषाण काल का, तो उस समय बौद्ध विहारों के साथ साथ में शिक्षण, एक स्कूल भी हुआ करता था। इधर बुद्ध विहार और एक स्कूल हुआ करता था। जितने भी विद्यार्थी आते थे, एक विहार का तो नाम था, लेकिन उसके साथ में एक विहार का स्कूल भी हुआ करता था। तो विहार में जाके क्या करना है, पहले वो स्कूल में बताया जाता था, उसके बाद विहार में जाते थे, और फिर आपका प्रशिक्षण भी चलता था। तो बाबा साहब ने उसी थॉट पे किया था कि ये धम्म केंद्र रहेगा, ये केवल बुद्ध का मार्ग के हम बुद्ध से जुड़े हैं, मार्ग, इसके लिए एक विहार रहेगा, लेकिन यहाँ आपकी प्लानिंग बनेगी, बौद्ध धम्म के प्रशिक्षण कैसा हो, उसकी कार्यशाला कैसी हो। बाबा साहब ने इसके लिए ज़मीनें भी खरीदी थी। बेंगलोर में 7 एकड़ ज़मीन है, पूना में कुछ ज़मीन है, बॉम्बे में बाबा साहब की प्रिंटिंग प्रेस थी, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के एसेट्स के रूप में आज भी है। उस समय वो काम नहीं हो पाए, और ये आपसी झगड़े के कारण हमारी संस्था भी ये काम नहीं कर पाई है। लेकिन अभी संस्था की नई बॉडी रहती है, यदि हमें मौका मिलता है तो ये ज़रूर, जो बाबा साहब की जो मेन थीम थी उसमें जो अतिक्रमण है बेंगलुरु की ज़मीन पे, वो अतिक्रमण नोटिस दे के अतिक्रमण हटाना है, और उसमें जो उनका प्रशिक्षण केंद्र वैज्ञानिक रूप से धम्म का कैसा विश्लेषण हो, एक वो सेंटर स्थापित करने की इच्छा थी। तो ऐसा सेंटर स्थापित करके वर्ल्ड लेवल से विद्वान बनते हमारे इंडिया के विद्वान लोग वहाँ प्रशिक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे,
जो जो बाबा साहब का जो ग्रंथ है उस पे विश्लेषण करेंगे, और जितने पिटक है उनके त्रिपिटक हो गया, धम्मपिटक, इस पे विश्लेषण करने का भी उसमें प्रोग्राम रखा है। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि अ, धम्म के अंदर में भिक्षुओं का बहुत बड़ा एक रोल था जी जी प्रचार प्रसार में। जी। तो भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत में भी भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम है या कुछ बाबा साहब ने भूमिका रखी थी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। जी, बाबा साहब के उद्देश्यों में, संस्था को तैयार करने के उद्देश्यों में ये उद्देश्य जरूर है कि भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के संगठन में या संघ में परिवर्तन करना और उनकी सहायता करना। हम ये दूसरे उद्देश्यों तक ही नहीं जा पाए। बौद्ध भिक्षु को हम साथ में रखते हैं, लेकिन उनको भी हम उतना जो ट्रेनिंग या उनके लिए जो प्रशिक्षण सेंटर है वो नहीं कर पाए, लेकिन वो भारतीय बौद्ध महासभा के उद्देश्य में ज़रूर है। और उस उद्देश्य पे जो यदि काम होता है तो आज निश्चित तौर पे जो हमारे अलग अलग ग्रुप में बनते हैं, अलग अलग उसमें बटे हैं, तो वो नहीं होते। ये संस्था की, मैं मानता हूँ कि संस्था की कमज़ोरी रही है, क्योंकि बाबा साहब को स्थापित 1954-55 से ये संस्था है। इतने 50-60 सालों में यदि काम होते, संघ से जुड़ के बौद्ध भिक्षु को जोड़ के यदि काम होते, तो जो आज बौद्ध भिक्षु की स्थिति है वो नहीं होती। अच्छा, तथागत के साथ में एक भिक्षुनियों का भी एक बहुत बड़ा संघ था, जी और आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो भिक्षुनियाँ बन रही है अभी धीरे धीरे, जी और जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो वो कोई दूसरी जगह जा रही जी है ना, कहीं जी। ब्रह्म कुमारी बन रही तो कोई कुछ अलग बिल्कुल अलग ढंग से। बिल्कुल। तो जो भिक्षुनियों का संघ है उसके लिए भी कुछ भारतीय बौद्ध महासभा के अंदर में उनके लिए भी कुछ भूमिका तैयार की है। भिक्षु ने के भिक्षु संघ का ही संचालन चूँकि भारतीय बौद्ध महासभा को करना है, तो ये भिक्षुनी का संघ करना चाहिए। जो अभी आज की तारीख में हमारे भिक्षु संघ है 3 ग्रुपों में है। जो इंडिया लेवल पे जो काम कर रहा अखिल भारतीय भिक्षु संघ, तो जो भारतीय बौद्ध महासभा के हर कार्यक्रम में जाता है, जिनका ऑफिस आपका बोध गया में है। दूसरा संघ है, इससे कुछ लोग हट के चले गए, जो महाबौद्ध विहार जो बोध गया का है, उसके लड़ाई में या उसके आंदोलन में जो लोग चले गए, तो उन्होंने एक अपना अखिल भारत भिक्षु महासंघ बनाया, तो उसमें डिवाइड हो गए। फिर ऐसे कुछ लोग जो संघ के यूनिट के मान से काम नहीं करते, उनको निकाला गया, तो उन्होंने एक अपना अलग संघ बनाया। तो इस प्रकार से वो 3 ग्रुप में बटे हैं। और ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है भिक्षुनी वाला, ये भिक्षु संघ दोनों तीनों भिक्षु संघ तैयार नहीं कर पाए। भिक्षुनियों का है हमारे भिक्षु संघ में, भिक्षुनी तो है, लेकिन एक अलग यूनिट भिक्षुनी की वो नहीं बना पाए, तो जिससे हमारी जो महिलाएं हैं दूसरे महिला संगठनों में साध्वी बन के काम कर रही है, जबकि वो बौद्ध भिक्षुनी बन के काम कर सकती थी, समाज की महिलाओं को मार्गदर्शन दे सकती थी। एक अच्छा एक आपका वो है। यदि हमें मौका मिला तो भारतीय बौद्ध महासभा के तरफ से भी इस उद्देश्य पे बिल्कुल काम करेंगे। अच्छा, मेरा और एक महत्वपूर्ण आपसे एक सवाल पूछना था कि भारत के अंदर में बहुत सारे स्तूप है जी जहाँ पर अरहंत भिक्षुओं की अस्थियाँ रखी है, जी और कुछ ऐसे स्तूप है कि जो अभी शोधे भी नहीं गए हैं या शोध किए हैं तो वहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी है नहीं। तो इसके लिए जो पुरातत्व के वर्किंग के लिए भारतीय बौद्ध महासभा क्या भूमिका अदा कर रही है या क्या, तो उस पर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करिए। भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक सेल बना हुआ है, तो उस सेल में जितने ये विहार जो निकलते हैं, जो पुरातत्व शाखाएं बनाई हैं एक, जिसके नागपुर के हमारे सत्यजीत मौर्य जी हैं, उस शाखा को देखते हैं। और इंडिया लेवल पे जितने विहारों का या जितने भी स्तूप खनन में मिलते हैं, उसका रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को करते हैं, संबंधित गवर्नमेंट को, कलेक्टर को करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में उदयगिरी, सांची तो अलग ही है, सप्तधारा है, उदयगिरी है, आपका सारू मारू है, उज्जैन में वैसे टेकरी है, यहाँ के तालपुरा है। हाँ, एक तालपुरा भी है। तो यहाँ के पूरे अभिलेख अवशेष गवर्नमेंट तक पहुँचा के और एक पुरातत्व विभाग के माध्यम से इसका डेवलपमेंट के लिए संस्था कोशिश कर रही है। एक आपके आगर मालवा, वहाँ पे भी स्तूप निकले हुए हैं।
त्रिपुरा लिटरेचर है गवर्नमेंट के पास में दे रहे हैं। और ये जब तक ये समाज या बुद्धिस्ट का संगठन ऐसा पावरफुल नहीं होगा तब तक इस पर काम भी नहीं होगा। जैसे आपका सांची की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इतना बड़ा प्लान था, ये भारतीय बौद्धों का बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल एक वो बन सकता था, तो उसको भी हमारी कमज़ोरी समझिए या अपने गवर्नमेंट की नाकामियाँ भी समझिए, तो उसमें वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो श्रीलंका द्वारा बनाई जानी थी वो नहीं बन पाई है। तो ऐसे यदि हम लड़ेंगे नहीं हमारे हक के लिए, तो हमारे जो बुद्धिस्ट की जो पूरी फैसिलिटी जो हमको आगे बढ़ना, जो फैसिलिटी अवेल करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मतलब मुझे यही पूछना था कि देखिए, कोई जापान के भिक्षु आते हैं, जापान के लोग आते हैं, तो हमारे मोहल्ले के विहार तो देखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ अरहंत भिक्षुओं की अस्थियाँ रखी है उसके दर्शन करने के लिए जरूर आ सकते हैं। जी तो मध्य प्रदेश का भी अगर पर्यटन डेवलप करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जी तो इन स्तूपों का डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। जी तो इसके लिए सरकार का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए और समाज को भी जागृत करने के लिए क्या भूमिका अदा करने वाली भारतीय बौद्ध महासभा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, वो एक सेल बनाया हुआ है हमने। तो उस सेल के माध्यम से गवर्नमेंट को इंटीमेट करते हैं और वहाँ भारतीय बौद्ध महासभा की जो शाखा होती है वहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। जैसे आपके साथ भी मौका मिला, उज्जैन वेस्ट टेकरी का प्रोग्राम, सारो मारू का प्रोग्राम, सांची का प्रोग्राम करती है। और संस्था अपने माध्यम से वहाँ के कलेक्टर को प्रशासन को अवगत कराती है। सांची में काफ़ी उत्खनन का काम हुआ है, सतोधारा में भी हुआ है। आपका और संस्था का सहयोग रहा तो आपका उज्जैन का भी, सारो मारू का भी डेवलपमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत से स्तूप निकले हैं, उसका भी लिटरेट करके और गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, और संस्था उसके लिए कटिबद्ध कार्य कर रही है। नहीं, एक्चुअल मैं पूरी आपकी बातचीत अभी सुन रहा हूँ और सुनते सुनते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये जो बेसिक काम है, मतलब समाज के उत्थान के लिए जो बेसिक काम है, क्योंकि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार यानी समाज का उत्थान करना ही होता है। जी और समाज का डेवलपमेंट करना मतलब एक देश का डेवलप करना, और देश का डेवलप करना विश्व का डेवलपमेंट करना। बिल्कुल। जी तो बुद्ध धम्म का एक जो कार्य है बहुत बड़ा सामाजिक कार्य जी है। जी तो और बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। जी और ये जो आप काम कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय काम है, और आप अपना मतलब परिवार संभालते हुए, शासकीय सेवा करते हुए आप ये जो काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और पूरे समाज, बौद्ध समाज की तरफ से मैं आपको इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आप अनवरत मतलब अपने जीवन में वृद्धि करते रहे, आपका भविष्य सुखमय रहे। और आपने जो आज बहुत बढ़िया समाज के लिए जो उद्बोधन दिया और जो मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम आपका साधुवाद देते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। जय